निर्मला सीतारमण के बजट से सबसे ज्यादा मौज आई है बिहार की। देश के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा आर्थिक मदद बिहार को मिली है, पर इसका फायदा बिहार वासियों तक कैसे पहुंचेगा ये आज आपको बताएंगे। लेकिन पहले टाइम मशीन की सैर 2-2.5 हजार बरस पीछे चलते हैं, जिसमें मगध का वैभवशाली इतिहास है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राटों का यश है, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर एकाधिकार है। कालांतर में मगध का एक बड़ा हिस्सा बिहार कहलाया। आजादी के बाद बिहार राज्य बन गया। यहाँ से आजादी से पहले और बाद में भी कद्दावर नेताओं की खेप निकलती रही, बाद में नौकरशाहों की। इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चे पर बिहारियों का दबदबा बना रहा। मगर ये दबदबा बिहार प्रदेश का नहीं रहा, खासतौर से आर्थिक मोर्चे पर। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हावी होते रहे। विकास जो गायब हुआ उसने ना लौटने की कसम खा ली। निराशा का आलम यह रहा कि बने बनाए पुल खुद नदियों में बहने लगे, सड़कों के गड्ढे विज्ञान के बड़े प्रयोगों की याद दिलाने लगे। मगर इन प्रयोगों में बदलाव की भूमिका नहीं थी। ये भूमिका बनी एक संयोग से, संयोग संख्या बल का, जिसने केंद्र की सरकार को सहारा दिया हुआ है कि इस छप्पर में एक खंभा बिहार का भी है, जिसकी कुंजी प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। नीतीश जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के मुखिया हैं। पार्टी के पास लोकसभा में 12 सांसद हैं जी, और मोदी 3.0 के लिए ये अहम हो जाते हैं। उनके बिना सरकार की स्थिरता जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है, जिसके सहारे उन्होंने अपनी बरसों की पुरानी मांग को झाड़ पोंछ करके बाहर निकाल लिया। कौन सी मांग? बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग। आसान भाषा में कहें तो बिहार के लिए एक्स्ट्रा आर्थिक मदद। इसी के नाम पर वो कई दफे पाला भी बदल चुके हैं। इस बार भी उनकी मांग पूरी तरह पूरी नहीं हुई। स्पेशल स्टेटस जो है वो तो नहीं मिला, पर ज्यादा मांगो तो थोड़ा तो मिल ही जाता है। बजट में बिहार के लिए हजारों करोड़ रुपए की मदद की गई है। मोदी 3.0 का पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश किया गया। इसमें बिहार को एक्सप्रेसवे, टेम्पल कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया गया है। बिहार को कम से कम 58,900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मिले हैं। इसमें से 26,000 करोड़ रुपए सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ हैं, और बाढ़ रोकने के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए 11,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे बिहार का कितना भला होगा, कैसे होगा, और क्या इससे स्पेशल स्टेटस की मांग या जरूरत अब नहीं रहेगी। आज इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि एक्सप्रेसवे से क्या फायदा होगा, टूरिज्म बढ़ाने में टेम्पल कॉरिडोर्स की कितनी भूमिका होती है, और क्या इससे बिहार के लोगों की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, हमारा रोजाना का शो आसान भाषा में। शुरुआत करते हैं एक्सप्रेसवे से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में 2 एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs। पहला एक्सप्रेसवे बक्सर को भागलपुर से जोड़ेगा, दूसरा पटना को पूर्णिया से जोड़ेगा। इसके अलावा बोध गया को राजगीर, वैशाली और दरभंगा को भी इन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे होते क्या हैं? ये ऐसी सड़कें होती हैं जो तेज गति से चलने वाली गाड़ियों के लिए डिजाइन की जाती हैं। ये आम सड़कों की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती हैं। इनमें ट्रैफिक का फ्री फ्लो सुनिश्चित किया जाता है। एक्सप्रेसवे को आबादी वाले इलाकों से दूर बनाया जाता है ताकि जाम की समस्या ना हो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात आती है, एक्सप्रेसवे का नाम उसमें जरूर आता है। लेकिन इसमें खास क्या है? एक्सप्रेसवे के फायदे को आप 3 हिस्सों में तोड़ सकते हो, 3 हिस्सों में समझ सकते हो। पहला, इससे जनता को जो फायदा होता है, दूसरा सरकार को जो इससे फायदा होता है, और तीसरा जनता और सरकार के जो साझा फायदे इसके अधीन आते हैं। एक एक करके तीनों समझते हैं। एक्सप्रेसवे से जनता को क्या फायदा होता है? सबसे पहले इसकी बात। एक्सप्रेसवे से ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं इसको। पटना से पूर्णिया की दूरी लगभग 300 किलोमीटर की है। आम स्थिति में इस दूरी को तय करने में 6.5 से 7 घंटे का वक्त लगता है। औसत स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, जो कि इतने लंबे रूट के लिए काफी कम है। एक्सप्रेसवे पर औसत स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे टाइम घटा करके 4 से 4.5 घंटे तक किया जा सकता है, यानी 3 घंटे तक बचाए जा सकते हैं। आम लोगों को इसमें 2 तरह के फायदे होते हैं। पहला, लोगों का समय बचेगा भाई, वो बचा हुआ समय वो किसी दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। समय सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है लॉजिस्टिक गुड्स, यानी सामान के ट्रांसपोर्टेशन में भी फायदा होता है। सड़क बेहतर होगी तो सामान समय से अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। मान लीजिए एक ट्रक को, सेबों से लदा हुआ ट्रक, उसको पटना से पूर्णिया पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं। इस वजह से एक दिन में एक ट्रक पटना से पूर्णिया सामान लेकर के जाता है
और दूसरे दिन पूर्णिया से पटना वापस लौटता है। यानी 2 दिन में 1 राउंड पूरा होगा और 1 महीने में लगेंगे 15 राउंड। अगर 7 घंटे वाला समय घट के 4 घंटे हो जाए तो 1 दिन में वो पटना से पूर्णिया आया और जा सकता है, बैक एंड फोर्थ हो सकता है। यानी महीने में एक ट्रक जो है 30 राउंड इस हिसाब से लगा सकता है। यानी एक्सप्रेसवे बनने के बाद उतने ही समय में 2 गुना व्यापार किया जा सकता है। इससे खर्चे में कमी आएगी और बढ़ेगी कमाई। उस स्थिति में ट्रक का मालिक ट्रांसपोर्टेशन के रेट में कुछ कमी करेगा। क्यों करेगा कमी? इसके पीछे सप्लाई और डिमांड का सिंपल लॉजिक है। जब भी सप्लाई बढ़ती है तो दाम कम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के राउंड्स बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी तो दाम कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का रेट कम होने से सामानों के दाम भी कुछ हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम क्लियर कर दें कि सिर्फ 1-2 एक्सप्रेसवे बनाने से कोई खास असर नहीं पड़ता। इसके लिए एक्सप्रेसवेज का एक जाल बनाना पड़ता है। अब सरकार को होने वाला फायदा, दूसरे तरह का फायदा, वो भी समझ लेते हैं। एक्सप्रेसवे से सरकार का फायदा ये है कि एक्सप्रेसवे सरकार ने बनाया तो ये उसकी एक संपत्ति हो गई। जैसे हमारी आपकी संपत्ति है, गाड़ी, घर, सोना, बैंक में रखी सेविंग्स, एफडी आदि। सरकार की संपत्ति क्या होती है? रेलवे स्टेशन, सड़क, ट्रेन, एयरपोर्ट आदि। ऐसा कैसे? क्योंकि सरकार इनके जरिए कमाई तो करती ही है, इनको लीज पर भी दे सकती है। जैसे हाईवे पर जो टोल टैक्स लिया जाता है वो सरकार के खजाने में जाता है। अगर सरकार टोल प्लाजा को प्राइवेट कंपनियों को लीज पे देती है तो बदले में सरकार को फीस मिलती है। प्राइवेट कंपनियां टोल टैक्स कलेक्ट करके अपनी कमाई करती हैं, साथ ही साथ सड़कों का रखरखाव भी करती हैं। यही चीज बाकी सरकारी संपत्तियों पर भी लागू होती है। अब आते हैं तीसरे तरह के फायदे पर, सरकार और जनता के साझे फायदे पर। एक्सप्रेसवे का साझा फायदा क्या है? इसमें अर्थशास्त्र का एक नियम लागू होता है, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब सरकार किसी संपत्ति में निवेश करती है तो इकोनॉमी में रफ्तार आती है और लोगों को रोजगार मिलता है। इसको भी एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए कि सरकार को एक एक्सप्रेसवे बनाने में 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। स्वाभाविक है ये खर्चा कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, मटेरियल सप्लायर और मजदूरों में बटेगा। यानी 1000 करोड़ सरकार के खजाने से निकल करके हाईवे बनाने वालों के पास पहुंचेंगे। अगर वे लोग अपनी कमाई का 20% बचा लें और बाकी 80% रकम खर्च करें, कोई इससे टीवी खरीदेगा, कोई स्कूटी खरीदेगा, कोई कुछ और, कोई फ्रिज, इससे मार्केट में उन चीजों की डिमांड बढ़ेगी। यानी 1000 करोड़ का 80% यानी 800 करोड़ मार्केट में वापस आ जाएगा। इससे डिमांड में इजाफा होगा, बाजार में तेजी आएगी और इकोनॉमी को मिलेगा फायदा। इससे लोगों की कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ये 1000 करोड़ रुपए मार्केट में घूमते घूमते कई गुना तक बढ़ सकते हैं। इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। इससे सरकारी खजाने को भी फायदा होता है। फरवरी 2022 में निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया था कि जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 रुपया खर्च करती है तो उसी बरस में सरकार को 2 रुपए 45 पैसे वापस मिलते हैं। कुल जमा बात यह है कि एक्सप्रेसवे से ट्रैवल टाइम घटेगा, वस्तुओं की कीमत कम होगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इकोनॉमी को भी तेजी मिलेगी। ये तो एक्सप्रेसवे की बात हुई। अब टेम्पल कॉरिडोर की ओर चलते हैं। 23 जुलाई के बजट में टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके लिए सरकार की विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को विकसित करने की योजना है। आगे चलें उसके पहले दोनों मंदिरों के बारे में एक बुनियादी चीजें जान लेते हैं। विष्णुपद मंदिर गया जिले में फल्गु नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में 40 सेंटीमीटर लंबा पैर का निशान बना है। मान्यता है कि यह निशान भगवान विष्णु के पैर का है। प्राचीन कथा है कि भगवान विष्णु ने जब गयासुर राक्षस के सीने पर पैर रख करके उसको धरती में दबाया, उसी से ये निशान बना। इस मंदिर का मौजूदा स्ट्रक्चर जो है वो 1787 में बनवाया गया था। मालवा रियासत की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। महाबोधि मंदिर जो दूसरा मंदिर है उसकी कहानी यह है कि यह बोध गया में है। इसका इतिहास भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। मान्यता यह है कि सत्य की खोज में भगवान बुद्ध गया शहर के पास जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। इसी जगह उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उस जगह को बोध गया कहा गया। विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के साथ साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के विकास का प्लान भी है। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसके लिए आपको देश में धार्मिक पर्यटन की स्थिति को जानना होगा। जुलाई 2023 में टूरिज्म मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके मुताबिक 2022 में देश भर में धार्मिक स्थलों में पर्यटन से 1,35,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। पर्यटकों की संख्या कितनी थी? धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 140 करोड़ थी। अब आप कहेंगे कि भारत की कुल आबादी लगभग इतनी है, क्या सारे ही लोग धार्मिक पर्यटन पर चले गए थे? ऐसा नहीं है। दरअसल 140 करोड़ की संख्या यूनिक टूरिस्ट की नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप एक साल में 2 बार बनारस गए तो कुल गिनती में इसको 2 पर्यटक की तरह गिना जाएगा। अगर आप एक साल में 1 बार बनारस गए और 1 बार अजमेर गए तब भी इसको 2 गिना जाएगा। यानी व्यक्ति भले ही गए लेकिन गिनती उसकी कुल यात्राओं की होगी, आप जितने भी ट्रैवल प्लान करते हैं।
भारतीय पर्यटकों के अलावा 66 लाख से ज्यादा विदेशी मेहमानों ने भी धार्मिक स्थलों का दौरा किया। अब आपको एक और आंकड़े की तरफ ले चलते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या एनएसओ, ये सरकारी एजेंसी है। एनएसओ महंगाई, बेरोजगारी जैसे आर्थिक मुद्दों पर सर्वे और रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। इसके एक सर्वे के मुताबिक देश में टेम्पल इकोनॉमी का आकार 3 लाख करोड़ से अधिक का है। ये देश की कुल जीडीपी का 2.3% है। बीते वर्षों में धार्मिक पर्यटन से हुई कमाई पर भी एक नजर आप डाल लीजिए। 2018 में 1,94,000 करोड़ रुपए, 2019 में 2 लाख करोड़ रुपए, 2020 और 2021 में ये कमाई काफी घट गई थी। कमाई का आंकड़ा क्रमशः 50,000 करोड़ और 65,000 करोड़ रुपए तक सीमित हो गया था और इसका कारण आप जानते हैं, कोरोना का लॉकडाउन। 2022 में लॉकडाउन में ढील मिली और तब से धार्मिक पर्यटन में होने वाली कमाई में 100% की बढ़त देखी गई। तो ये तो कुल कमाई की गणना हो गई। टेम्पल कॉरिडोर्स बनाने से कितना फायदा हुआ, इसको बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उदाहरण से समझते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्या है कि 2021 में बनकर के तैयार हुआ था। इसके बाद धार्मिक पर्यटकों की संख्या में वहां पर बढ़ोतरी दिखी। 2019 में जहां 68 लाख लोग बनारस आए थे, 2022 में 7 करोड़ 20 लाख लोग बनारस में पर्यटन के लिए पहुंचे। पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पर्यटक बनारस आए। इसका अर्थव्यवस्था को फायदा भी होगा। कैसे, इसका उदाहरण भी देखिए। मान लीजिए कि केशव जो है वो दिल्ली से बनारस जा रहा है। केशव ने ट्रेन का टिकट कटवाया, रेलवे को पैसा मिला, बनारस पहुंचकर होटल में कमरा लिया, होटल वालों की कमाई हुई, फिर वहां के रेस्टोरेंट में खाना खाया, उनकी कमाई हुई। बनारस में घूमने और मंदिर जाने के लिए उसने ऑटो लिया, ऑटो वाले की कमाई हुई, फूल माला खरीदा, उनकी कमाई हुई। और दूसरी तरफ कॉरिडोर बनने से लोगों को भी आराम से दर्शन हो पाए, बेसिक सुविधाओं की कमी भी महसूस नहीं हुई। इन उदाहरणों से पता चलता है कि टेम्पल कॉरिडोर से टूरिज्म बढ़ता है और इसका फायदा अर्थव्यवस्था को भी मिलता है। इन सब के अलावा बजट में बिहार को और क्या क्या मिला है। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही नए एयरपोर्ट्स और मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात भी बजट में मेंशन है, उसका जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा गया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इंडस्ट्री की स्थापना और उसके विकास के लिए सबसे जरूरी होता है। इंडस्ट्री होगी तो बिहार की तरक्की होगी, पलायन और बेरोजगारी कम होगी और इस तरह से बिहार वासियों को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये घोषणाएं हैं, अभी याद रखिए इस बात को। अभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल सामने नहीं आई है। इन चीजों पर काम कब से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, काम कब पूरा होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। आसान भाषा में आज इतना ही। इस शो के लिए रिसर्च की हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी ललंडा। शुक्रिया।